तो कैसे हो मेरे शेरों और शेरनियों। आज की वीडियो में हम क्लास 10th की जो विज्ञान है चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को एकदम आसानी के साथ सीखने वाले समझने वाले हैं। एनिमेशन के साथ, सरल परिभाषा के साथ, सरल उदाहरण के साथ एक बार में समझ में आ जाएगा। ठीक है, वीडियो को पूरा देखना, आप लोगों के लिए खजाना छोड़ रखा है वीडियो के बीच में। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो पहले हम बात करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। अगर मैं वैसे अभिक्रिया की अगर मैं बात करूं, अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। एक होती है भौतिक अभिक्रिया, एक होती है रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, यहाँ पर हम बात पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं भौतिक अभिक्रिया क्या होती है। देखो, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। आप क्या करते हो, आजकल गर्मी का सीजन है, आप क्या करते हो, फ्रिज में से बर्फ निकालते हो। आपने फ्रिज से बर्फ निकाला और थोड़ी देर के लिए बाहर रख दिया, तो देखो कि बर्फ पिघल के पानी बन गया। आपने क्या किया, उस पानी को गिलास में भरा, फिर से फ्रिज में रख दिया, फिर से बर्फ बन गया, है कि नहीं। तो जब एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है और दूसरी अवस्था से फिर पहले अवस्था में परिवर्तन पुनः किया जा सकता है, तो ऐसे परिवर्तन को हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि जब एक अभिक्रिया से दूसरी अभिक्रिया में आ गई, एक अभिक्रिया एक अवस्था से दूसरी अवस्था में आ गई, तो दूसरी अवस्था से पहली अवस्था में नहीं आ सकती, उसे हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया, है कि नहीं। जैसे मेरे हाथ में कागज का टुकड़ा है, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे हाथ में सपोज करो बच्चों, ये कागज का टुकड़ा है कि नहीं। इस कागज के टुकड़े को अगर मैं ऐसे आग से जला दूंगा तो राख बन जाएगी। एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होगी। क्या राख से तुम फिर से कागज बना सकते हो? नहीं बना सकते। तुम्हारे पास दूध है, दूध फट के दही बन गई, क्या क्या तुम दही से फिर दूध बना सकते हो? नहीं बना सकते। तो एक अवस्था में जब परिवर्तित होकर दूसरी अवस्था में चली गई, तो दूसरी अवस्था से पहली अवस्था में उसे वापस नहीं लाया जा सकता, तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? उसे हम कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। दो परिवर्तन मैंने आपको बताया, एक तो बताया भौतिक परिवर्तन, एक बताया रासायनिक परिवर्तन। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। रासायनिक अभिक्रिया से पहले मैं आपको बता दूं, आपको तत्वों के नाम, जैसे हाइड्रोजन का एक होता है परमाणु क्रमांक, प्रतीक H होता है। हीलियम का 2 होता है, प्रतीक He होता है। लिथियम का 3 होता है, प्रतीक Li होता है। ऐसे करके कम से कम 30 तक याद होने चाहिए सीरियल वाइज, बहुत ज़रूरी है कक्षा 10 तक के लिए। कम से कम 30 तक याद होने चाहिए। इस चैप्टर में नहीं है, लेकिन आप याद कर लेना, मैंने अलग से वीडियो बना भी रखी है। ठीक है बच्चों, तो आज आते हैं पहले टॉपिक पर, रासायनिक अभिक्रिया पर। ये क्या होती है? ठीक है, देखो ये इसका शुभ परिभाषा क्या है? जब एक या एक से अधिक पदार्थ, एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर परस्पर अभिक्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं, ऐसी अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे दो या दो से ज्यादा पदार्थ, एक हाथ में मेरे पास क्या है बच्चों, एक हाथ में मेरा पानी है, दूसरे में मेरे पास थोड़ा नमक है, थोड़ा नींबू है। मैंने पानी के अंदर थोड़ा नमक डाल दिया, थोड़ा नींबू निचोड़ दिया और इसको घोल दिया, तो एक नया पदार्थ बना, नींबू पानी, और उसे पीते हैं हम, बड़ा अच्छा फील होता है गर्मी के दिनों में ना। तो ये क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, जब एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं, तो ऐसे अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं बच्चों। आसान परिभाषा है, लिख लीजिएगा। ठीक है, उदाहरण के तौर पे जैसे हमारे पास हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? H2O बनाते हैं, जल का निर्माण करते हैं। ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ये हम दोनों आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? पानी का निर्माण करते हैं, H2O का निर्माण करते हैं। उदाहरण में लिख लीजिएगा। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया जहां होगी तो वहां पर कई सारे परिवर्तन होते हैं। जब जब रासायनिक परिवर्तन होगी तब तब थोड़ा परिवर्तन जरूर होगा। जो मैंने आपको नींबू पानी का उदाहरण दिया था, जब आपने पानी लिया था तो सफ़ेद था, थोड़ा सा जब उसमें नमक डाल दिया, थोड़ा नींबू डाल दिया, तो पानी का कलर और हर चीज़, टेस्ट में परिवर्तन आ जाएगा, कलर में परिवर्तन आ जाएगा, रंग में परिवर्तन आ जाएगा, है कि नहीं। कुछ ना कुछ परिवर्तन ज़रूर होगा। तो जब जब रासायनिक परिवर्तन होगी तो कुछ कुछ परिवर्तन वहाँ पर देखने को मिलेंगे। जैसे कि पहला परिवर्तन होगा रंग में परिवर्तन। ये जो आपके आंखों के सामने देखेंगे, अभी ये पीला है, इसको जब हम मिला रहे हैं तो थोड़ी देर बाद इसका कलर बदल जाएगा। देखिए ये लाल हो गया, पिंक कलर का हो गया कुछ मिलाने पर। तो रासायनिक अभिक्रिया में रंग में परिवर्तन जरूर होता है।
ठीक है, कलर में चेंजेस जरूर आता है। उसके बाद अवस्था में परिवर्तन होता है। ये बंदा देखो इसके अंदर डाल रहा है और ये फोम बाहर निकल रहा है। ठीक है, इसने अंदर क्या डाला, इसने अंदर लिक्विड डाला, है ना, तरल डाला, द्रव डाला, लेकिन ये अंदर से भाग क्या निकला, झाग निकल रहा है कि नहीं। एक अवस्था डाली, अभिक्रिया होने के बाद दूसरी अवस्था में बन गई। तो अवस्था में भी कई बार परिवर्तन होता है, जैसे मैंने आपको बताया था ठोस से द्रव, द्रव से गैस बन रही है। ठीक है, तो अवस्था में भी परिवर्तन होती है। उसके बाद तापमान में भी परिवर्तन होता है। ठीक है, कभी कभी तापमान में भी परिवर्तन होता है, कभी घटता है तो कभी बढ़ता है, भले ही थोड़ा बढ़े या ज़्यादा बढ़े, लेकिन बढ़ेगा घटेगा ज़रूर। जैसे इसमें देखेंगे, हम बीकर में 20 डिग्री सेल्सियस पर पानी को देखते हैं। ये बीकर है, इसे हम क्या कहते हैं, बीकर कहते हैं। आपके स्कूल में प्रैक्टिकल लैब है या नहीं, कमेंट कर देना। प्रैक्टिकल लैब हर गवर्नमेंट स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में होता ही चाहिए, होता ही है और होना ही चाहिए। अगर नहीं है तो भाई अपने टीचर को बोलो कि लैब, सर हमें लैब में ले चलो, क्योंकि गवर्नमेंट जो सरकार है वो हर स्कूल में लैब के लिए अलग से पैसे देती है। हर साल लैब में जो इक्विपमेंट आते हैं उसके लिए पैसे देती है गवर्नमेंट। और अगर आपके स्कूल में नहीं है तो टीचर से बात करो, प्रिंसिपल से शिकायत करो, एप्लीकेशन लिखो, जिला शिक्षा अधिकारी को दो, तो वो आपको लैब प्रोवाइड करेंगे, जल्द करेंगे। ठीक है, तो अगर हम बीकर में 20 डिग्री सेल्सियस पर पानी को देखते हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिला देते हैं इसके अंदर, ये हमने इसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिला दिया, NaOH को मिला दिया, और इससे घोलकर जब इसके अंदर घोलेंगे, हमारे पास बीकर है, बीकर में पानी है। ठीक है, उसके अंदर हमने क्या किया, थोड़ा सा सोडियम ऑक्साइड डाल दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया, NaOH डाल दिया, और उसको क्या किया, ऐसे मिला दिया। तो जब ऐसे मिलाओगे ना तो पानी का टेम्परेचर अचानक से बढ़ जाएगा। अचानक से कितना, लगभग जो पहले 20 डिग्री सेल्सियस था ना, वो बढ़ के 42 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाइयों, 42 डिग्री तक पहुंच जाएगा। तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में तापमान में परिवर्तन होता है, कभी कभी बढ़ता है तो कभी घटता भी है। जरूरी नहीं कि बढ़ेगा हमेशा, जरूरी नहीं है, अलग अलग स्थितियों में कभी घटता है तो कभी बढ़ता है। इस वाले का उदाहरण जो दिया इसमें बढ़ रहा है। ठीक है, तो तापमान में भी परिवर्तन होता है, ये भी समझ गए आप। अब हम बात करते हैं गैस का उत्सर्जन। जब जब रासायनिक अभिक्रिया होती है ना, तो कुछ गैसेस जरूर निकालते हैं, कुछ ना कुछ गैसेस जरूर निकालते हैं। जैसे अगर आपने कोई लकड़ी जला दी, लकड़ी जलाते हो तो काला काला धुआं निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। जहाँ काला धुआं होगा वहाँ समझ लो मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, कई प्रकार के गैसेस निकलते हैं। ठीक है, तो जब जब रासायनिक अभिक्रिया होगी तो गैस का उत्सर्जन होगा, कुछ ना कुछ गैसेस किसी न कोई रूप में बाहर आती हैं। तो गैस का उत्सर्जन होता है रासायनिक अभिक्रिया में, ये हम कहना चाह रहे हैं। ठीक है, दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं क्या है, बहुत सी। हम देखो, अभी सुबह सुबह उठे हो, अभी हम खड़े भी हैं तो भी हमारे अंदर रासायनिक परिवर्तन हो रहे हैं। जैसे अब मैं कुछ बोल दूं, जैसे ये वाला उदाहरण देखिए, ये वाला डायग्राम देखिए। हम खाना खाते हैं, खाना क्या, मस्त दाल मखनी चपेटा, रोटी चपेटी, और हम चबा के खा गए। और खाते खाते तुमने दाल रोटी खाई थी, और ये पाचन होते होते सुबह क्या निकलता है, पीले पीला रंग का, है कि नहीं। तो वो निकलता है, तो वो कुछ खाया था हमने, कुछ निकला बाहर कुछ अलग। तो ये क्या है, ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है। भोजन का पाचन एक रासायनिक परिवर्तन है। श्वसन, हम क्या करते हैं बच्चों, हम ऑक्सीजन लेते हैं, ठंडी ठंडी ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है। उसके साथ साथ लोहे पर जंग लगना, ये लोहा मस्त चमक रहा है, कुछ टाइम बाद अगर बाहर में रख दोगे, बारिश में रख दोगे तो ये काला काला पड़ जाता है, भूरा भूरा हो जाता है। दही का बनना, दूध हम रखते हैं, आज रख दिया, 2 दिन बाद देखते हैं तो वो दही बन गई है। तो ये सब हमारे लाइफ में क्या है, ये सब कुछ मैंने अभी बताया, ऐसा तो अनगिनत है। तो ये कुछ मैंने उदाहरण दिए हैं दैनिक जीवन में होने वाले रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चों। इससे आसान एक्सप्रेशन पूरे यूट्यूब पे ढूंढने पे भी नहीं मिलेगा, जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, जिस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। इसी बात पे वीडियो को लाइक जरूर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो आप कहाँ से देख रहे हो, कौन से स्टेट से देख रहे हो, मुझे जरूर बताओ, और आपके 5 दोस्तों के नाम कमेंट में जरूर लिख देना। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं आगे। अब हम बात करेंगे कि अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या होता है। अभी देखो, मैंने थोड़ी देर पहले एक सिंपल सा उदाहरण दिया था। हमने क्या लिया था, पानी लिया था, हमने एक नींबू लिया था, थोड़ा सा नमक लिया था। तो ये जो पानी है, ये जो नींबू है, ये जो नमक है, ये हमारे अभिकारक है। भैया हमें नींबू पानी बनाने के लिए जो जो सामग्री चाहिए,
तो अभिक्रिया करने के लिए जो जो सामग्री आप लेते हो उसे हम अभिकारक कहते हैं। और नींबू मिला दिया, नमक मिला दिया, पानी में भी घोल दिया और उसके बाद नींबू पानी बन गया, तो ये हमारा क्या है? उत्पाद है। ये हमारा क्या है? उत्पाद है। तो अभिकारक उत्पाद क्या होता है? ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं या हिस्सा लेते हैं, उन्हें हम अभिकारक कहते हैं। ठीक है। उत्पाद क्या होता है? प्रोडक्ट क्या होता है? ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है, रासायनिक अभिक्रिया के बाद होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। जैसे हमने एक उदाहरण लिया था, ये जो हाइड्रोजन लिया था हमने, ये जो ऑक्सीजन लिया था, ये अभिक्रिया में हम ले रहे हैं इनको, तो ये क्या है मेरे दोस्त? अभिकारक है। अभिक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं तो ये अभिकारक है। और ये अभिक्रिया करके क्या बनाया इन्होंने? पानी बनाया। तो ये जो H2O है ये हमारा उत्पाद है। अभिकारक हमेशा बाईं तरफ होता है और उत्पाद हमेशा दाईं तरफ होता है। ठीक है। अभिकारक हमेशा बाईं तरफ होता है, उत्पाद हमेशा दाईं तरफ होता है। ये दिमाग में हमेशा रखिएगा। अब हम आते हैं रासायनिक समीकरण पे आ जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में हर साल आता है। ठीक है। रासायनिक समीकरण को अंग्रेजी में कहते हैं केमिकल इक्वेशन। ये क्या होता है? तो देखो, सिंपल सी बात बताऊं, जो भी हम रासायनिक, ये क्या है? समीकरण है। रासायनिक समीकरण क्या होता है? जैसे ये मैग्नीशियम है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये मिलकर मैग्नीशियम क्लोराइड बनाते हैं और हाइड्रोजन बाहर निकलती है। तो जब हम रासायनिक अभिक्रिया जो हो रही है, उस अभिकारक और उत्पाद को जब हम उनके प्रतीक के द्वारा लिखते हैं तो उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले उत्पादों को प्रतीकों तथा सूत्रों द्वारा निरूपित करने को, प्रतीक और सूत्रों द्वारा, मैग्नीशियम का Mg, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का HCl निरूपित करें ना इनको, इसे कहते हैं रासायनिक समीकरण। इसे आप लिख लीजिएगा। ये उदाहरण है एक। अगर एग्जाम में आता है कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक नहीं लिखना है। आपको उदाहरण पूछा नहीं है इसमें, लेकिन उदाहरण देना जरूर पड़ेगा। अगर उदाहरण नहीं दोगे तो पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। उदाहरण पूछेगा नहीं, देना पड़ता है खुद से। नहीं दोगे नंबर नहीं मिलेंगे। इतना नहीं लिखना है, पूरा लिखना है, उदाहरण भी देना है। और ये जो रिएक्शंस हैं, ये जो रिएक्शन है, ये जो अभिक्रिया है, वो कॉपी में लिख लिख के याद होती है। आप बोलोगे Mg + HCl, MgCl2 + H2, 2-4 बार 10 बार बोलोगे, याद नहीं होगा। लेकिन 2 बार बोलो, 10 बार कॉपी में लिखो, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। कई बच्चे बोलते सर ये याद नहीं रहता, भूल जाते हैं। तो जो बच्चे लिख लिख के याद करते हैं वो कभी नहीं भूलते हैं, और जो सिर्फ पढ़ के याद करता है वो भूल जाता है। सीधी सी बात है। हाँ, अगला आता है ढांचा समीकरण। ढांचा समीकरण को हम असंतुलित समीकरण भी कहते हैं, असंतुलित रासायनिक समीकरण भी कहते हैं। देखिए ये क्या होता है? यदि रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों को संतुलित नहीं किया जाता तो उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे ये देखिए, इधर Mg+O2 क्या दे रहा है? MgO दे रहा है। इस तरफ Mg कितना है? बाईं तरफ 1 है, दाईं तरफ Mg कितना है? 1 है। फिर आ जाओ, बाईं तरफ ऑक्सीजन कितना है? 2 है, और दाईं तरफ ऑक्सीजन कितना है? 1 है। तो संतुलित नहीं है। क्या संतुलित नहीं है? ऑक्सीजन संतुलित नहीं है। तो जो अगर ऑक्सीजन संतुलित नहीं है, कुछ भी अगर संतुलित नहीं होता है, जितना बाईं होना चाहिए उतना ही अगर दाईं तरफ होता है, तो उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। बाईं अलग है, दाईं अलग है, कुछ भी एक भी अगर अलग हो गया तो वो क्या होगा बच्चों? उसे हम कहेंगे ढांचा रासायनिक समीकरण या असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है। तो ये असंतुलित है क्योंकि ऑक्सीजन दोनों तरफ बराबर नहीं है, संतुलित अवस्था में नहीं है। तो ये क्या है? ढांचा समीकरण है, असंतुलित रासायनिक समीकरण है। ठीक। अब हम बात करेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में। ठीक है। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है? वह रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों पक्षों में, अभिकारक और उत्पाद, दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या, प्रत्येक तत्व जितने भी, दोनों, इधर Mg है उधर भी Mg, इधर क्लोरीन है उधर भी क्लोरीन, इधर हाइड्रोजन उधर भी हाइड्रोजन, जो भी होगा बराबर होना चाहिए। प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए, उसे हम क्या कहते हैं?
संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। वह रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों में, अभिकारक में भी और उत्पाद में भी, बाईं तरफ और दाईं तरफ अभिक्रिया में भाग लेने वाले जितने भी तत्व हैं उनके परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे ये देखिए Mg+2HCl MgCl2H2, इधर Mg कितना है? एक बार है, दाईं तरफ एक बार है, दाईं तरफ भी कितना है? एक बार है। इधर देखो 2 से गुणा है, मतलब ये दुगना है। हाइड्रोजन कितना है? इस तरफ 2 बार है, 2 हो जाएगा, दुगना हो जाता है, गुणा करने पे वो उतनी गुणी हो जाती है। हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पे भी हाइड्रोजन कितना है? 2 है। ठीक, यहाँ देखिए क्लोरीन कितना है? 2 से गुणा हो जाएगा, 2 है, और यहाँ पे भी क्लोरीन कितना है? 2 है। बाईं तरफ क्लोरीन 2 है और दाईं तरफ भी क्लोरीन कितना है? 2 है। तो ये बच्चों क्या है? एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। या फिर संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? अगर इतना भी आता तो भी आपको उदाहरण देना ही है, पूछे या ना पूछे, उदाहरण जरूर देना है। नहीं दोगे नंबर कटेंगे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, एग्जाम में हर साल आता है संतुलित करने के लिए, हर साल आता है। ठीक है, संतुलित करने के लिए मैंने अलग से भी वीडियो बना चुका हूँ। आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, आखिर रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों जरूरी है? आपके मन में ये सवाल आता होगा कि भैया रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों जरूरी है, इतना क्या इंपॉर्टेंट है? तो देखो, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार, कक्षा 9 में पढ़ा होगा आपने, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान का निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। ना तो उसका हम निर्माण कर सकते हैं, ना ही उसका विनाश कर सकते हैं किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में। तो यानी कि जो चीज थी वो वैसे की वैसी रहनी चाहिए। अगर इधर कम है उधर ज्यादा है तो फिर बात नहीं बनेगी। इधर जितना है उधर भी उतना ही होना चाहिए, क्योंकि वो बैलेंस होना चाहिए। ना तो कम हो सकता है ना ज्यादा हो सकता है। अतः रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके बाद प्रत्येक पदार्थों के परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए, इसीलिए संतुलित किया जाता है। इसीलिए संतुलित में ही लिखा जाता है रासायनिक समीकरणों को। ठीक है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, यह संतुलित करना है। एक सिंपल सा उदाहरण मैं ले रहा हूँ और इस पर मैं अलग से वीडियो बना भी चुका हूँ इस टॉपिक पर। ठीक है, आपने नहीं देखा हो तो जाके देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। जैसे अभी एक रासायनिक समीकरण आपके स्क्रीन पे आ गया है। यहाँ Fe कितना है? बाईं तरफ 1 है, और यहाँ Fe कितना है बच्चों? दाईं तरफ 3 है। फिर देखो हाइड्रोजन इधर बाईं तरफ कितना है? 2 है, दाईं तरफ हाइड्रोजन कितना है? 2 है। हाइड्रोजन तो संतुलित है। उसके बाद ऑक्सीजन इधर कितना है? 1 है, इधर ऑक्सीजन कितना है? 4 है। तो जितना बाईं तरफ होगा उतना दाईं तरफ होना चाहिए। उधर 4 है, इधर 1 है, तो सबसे पहले बड़े वाले को करना चाहिए। तो 1 को 4 में कैसे लिख सकता हूँ? जब 4 से मैं गुणा करूंगा इसमें, तभी तो 4 होगा। 4 1 कम 4। तो देखो, अगर मुझे ऑक्सीजन को 4 करना है तो इसमें 4 से गुणा करना पड़ेगा। 4 से गुणा किया था ना हमने, दोनों तरफ 4 4 हो गए। 4 से गुणा कर दिया, ऑक्सीजन तो 4 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया बच्चों? 4 गुणा 2 यानी कि 8 हो गया। 8 हो गया। अब इधर हाइड्रोजन कितना है? 2 है। 2 को क्या करना होगा? 8। 2 को 8 करने के लिए किससे गुणा करना होगा? 4 से। 4 दूनी 8 होता है, तो हमने यहाँ पर 4 से गुणा कर दिया। तो ये देखो 4 दूनी 8 हो गया। हाइड्रोजन संतुलित हो गया दोनों तरफ, ऑक्सीजन भी संतुलित हो गया दोनों तरफ। इधर Fe 3 है, इधर Fe 1 है, तो 1 को 3 बनाने के लिए क्या करना होगा बच्चों? 3 से गुणा करना होगा। 3 से गुणा कर दिया, तो हमारा जो फाइनल उत्तर होगा वो ये होगा 3 Fe प्लस 4 H2O, तीर का निशान, Fe3O4 4H2। ये हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। प्रैक्टिस जब खुद नहीं करोगे, क्वेश्चन जब खुद नहीं बनाओगे तो उतना नहीं आता है। सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा। बोलोगे भैया मुझे तो आ गया, मैं कोई भी कर लूँगा, कर लोगे, लेकिन उसके लिए पहले करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ एक आध क्वेश्चन खुद से बनाने पड़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। ये वाला है, जैसे मैंने ले लिया। यहाँ देखो, यहाँ Mg कितना है? 1 है, इधर Mg कितना है? 1 है। ऑक्सीजन इधर कितना है? 2 है,
इधर कितना है, 1 है, तो ऑक्सीजन हमारा संतुलित नहीं है। यहाँ 2 है, इसको 2 बनाने के लिए क्या करना होगा, 2 से गुणा करना होगा। तो मैं क्या करूँगा, इसको 2 से गुणा कर दूंगा, गुणा यहाँ पे होगी। ऑक्सीजन तो मेरा 2 बन गया, लेकिन mg भी मेरा कितना बन गया, 2 बन गया। अब मेरा mg भी 2 है, इधर mg 2 है, तो इधर भी mg 2 बनाना है। 2 बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। तो हमें हमारा उत्तर क्या मिल जाएगा, 2mg + O2 2mg। ये हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब हम आ जाते हैं अगले प्रश्न में, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रिया में बहुत सारे प्रकार होते हैं, नाम से ही पता लग जाता है। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। एग्जाम में ये प्रश्न 5 नंबर में आता है। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं, सभी को उदाहरण सहित समझाइए। 5 नंबर का क्वेश्चन आता है और ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मैं बताऊं, क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 1 है बहुत आसान है और बहुत हाई स्कोरिंग चैप्टर है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। पहले में आ जाते हैं, पहला क्या है अपना, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया के बारे में बात करेंगे, मैं किसी फ्लो में चला जा रहा था। देखिए संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, संयोजन जुड़ना है ना, मिलन, संयोजन मिलना। तो संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक प्रकार के पदार्थ के अणु परस्पर जुड़कर केवल एक ही प्रकार के पदार्थ के अणु बनाते हैं, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। एक ही निर्माण करेगा, इधर 2 या 2 से ज्यादा हो सकते हैं बाईं तरफ, लेकिन उधर एक ही बनेगा। ठीक है, उदाहरण यहाँ लिखना है, जैसे यहाँ पर सोडियम हमारा है और यहाँ क्लोरीन है। अभिकारक हमारे पास 2 है, लेकिन उत्पाद एक ही होगा। सोडियम और क्लोरीन आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं, सोडियम क्लोराइड, NaCl। ठीक है, तो ये आपको उदाहरण में ये लिखना है, ये भले चित्र बनाओ ना बनाओ, ये जरूर लिखना है। ठीक है, ये संयोजन हो गया। अगला है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन क्या होता है, अलग हो जाना। ठीक है, नाम से ही पता लग रहा है, वह अभिक्रिया जिसमें अवयवी तत्व छोटे छोटे सरल यौगिकों में वियोजित हो जाते हैं, यानी कि टूट जाते हैं। यह अभिक्रिया ऊष्मा, प्रकाश अथवा विद्युत द्वारा संपन्न होती है। अब ऊष्मा के द्वारा होती है तो उसे हम ऊष्मीय वियोजन कहते हैं, प्रकाश के द्वारा होती है तो प्रकाश वियोजन कहते हैं, विद्युत के द्वारा होती है तो हम विद्युत वियोजन कहते हैं। जिसके द्वारा होगी उसे उसका नाम दिया जाता है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं ऊष्मीय वियोजन। तो ऊष्मीय वियोजन क्या होता है, जब किसी पदार्थ के वियोजन की अभिक्रिया ऊष्मा देने पर होती है तो उसे हम ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। मैंने बोला ना, जो जिसे देने पे होगी वो वियोजन होगा। यह वियोजन अभिक्रिया ऊष्मा देने पे हो रही है तो इसे हम ऊष्मीय वियोजन कहेंगे। उदाहरण, जैसे इधर अब की बार बाईं तरफ एक ही होगा, दाईं तरफ 2 या 2 से ज्यादा हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने ले लिया पोटेशियम क्लोराइड, ले लिया KClO3 ले लिया, हमने इसको क्या दिया, ऊष्मा दिया, गर्म किया, तो यह अपघटित हो जाएगा। किसमें, पोटेशियम क्लोराइड में और ऑक्सीजन में। KClO2 ऑक्सीजन, मोल भी जरूर लिख लेना इनके। ठीक है, ये रिएक्शन हो गया। तो ये अभिक्रिया है ऊष्मीय वियोजन का। वियोजन अभिक्रिया में बाईं तरफ एक रहता है, दाईं तरफ 2 या 2 से ज्यादा होते हैं। अगला देखिए, अगला आपके पास है, और एक उदाहरण ले लेता हूं, जैसे कि लेड नाइट्रेट का तापन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है। जैसे इधर हमारे पास क्या, लेड नाइट्रेट है। लेड नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है, PbNO3 का ट्वाइस। ये लेड नाइट्रेट है, उसको हमने क्या किया, ऊष्मा दिया, तापन दिया, तो क्या होता है, लेड ऑक्साइड बनता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है और ऑक्सीजन बनता है। ठीक है, ये भी इसका एक उदाहरण है ऊष्मीय वियोजन का। अगला है विद्युत वियोजन। विद्युत वियोजन को हम अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। इसमें क्या होता है, विद्युत देने पर, विद्युत मतलब इलेक्ट्रिसिटी, जिस रासायनिक अभिक्रिया में यौगिक
गलित अवस्थाओं या जलीय विलयन में होता है। ये देखने की, अगर इसमें मैं विद्युत दूंगा तो कोई नहीं होगा। विद्युत देने के लिए जो भी आप पदार्थ ले रहे हो वो गलित अवस्था में हो या द्रव अवस्था में हो या जलीय अवस्था में हो, लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए कुल मिलाकर, तभी उसमें हम विद्युत दे सकते हैं। जिस रासायनिक अभिक्रिया में यौगिक गलित अवस्थाओं में या जलीय विलयन का विद्युत प्रवाहित करने पर वियोजन होता है उसे हम विद्युत वियोजन कहते हैं। जैसे हमारे पास ये सोडियम क्लोराइड है, उसमें हमने क्या दे दिया, विद्युत दे दिया, इलेक्ट्रिसिटी दे दी, तो क्या होगा, सोडियम और क्लोरीन अलग अलग हो जाएंगे। क्लोरीन क्या होती है, गैस, गैस हवा में उड़ जाती है तो तीर का निशान ऊपर है, और जब तीर का निशान ऐसे नीचे होता है तो वो सॉलिड है, अगर ऊपर जा रही है तो वो गैस है, अगर ऐसे जा रही है ना तो सॉलिड है, ऐसे जा रही है तो वो गैस है। ये इसका उदाहरण हो गया। विस्थापन या प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन में विस्थापन का मतलब क्या होता है, एक के जगह पे दूसरा आ जाना। जैसे क्या होता है, ताकतवर जो होता है, तुम स्कूल में सीट जाते हो ना क्लासरूम में, जो पहले जाता है वो बैठ जाता है, ऐसा नहीं होता। कभी कभी क्या होता है, जो तगड़ा है स्कूल में वो आता है, भाई मैं यहाँ बैठूंगा आज, तो तुम्हारा उसका बस्ता फेंक के वो बैठ जाता है, तुम उसका कुछ नहीं कर सकते। ऐसा होता है ना। तो यहाँ पे भी, दुनिया में भी यही नियम चलता है भाई। जिन अभिक्रियाओं में कोई अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, ठीक है, उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है और खुद आ जाता है, उन्हें हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उसका ये मस्त एक उदाहरण ये है, देखो ये क्या है, अपना आयरन है, लोहा है, और ये अपना कॉपर सल्फेट का विलयन है। ये उस पर आधारित ये एक्टिविटी है। देखो ये हमारे पास एक, मान लेते हैं एक पात्र है, कटोरा है, जिसके अंदर कॉपर सल्फेट रखा हुआ है, ठीक है, कॉपर सल्फेट रखा हुआ है, विलयन है, पानी है कॉपर सल्फेट का, उसके अंदर मैंने Fe डाल दिया, लोहा डाल दिया, तो लोहा डालते ही क्या होगा, लोहा Fe कॉपर सल्फेट के साथ क्रिया करेगा और लोहा क्या करेगा, सल्फेट के साथ आ जाएगा, और बेचारा ये जो कॉपर है वो अलग हो जाएगा, ठीक है। क्या करेगा, ये जो Fe है ना, Fe कॉपर को हटा देगा, क्योंकि Fe ज़्यादा ताकतवर है कॉपर से, तो Fe आ जाएगा कॉपर के स्थान पर, FeSO4 बना देगा, और ये बेचारा कॉपर अलग हो जाएगा, ठीक है, ये इसके जगह पे आ गया। तो इसे हम क्या कहते हैं, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसे लिखना है और इसे लिखना है, ये होता है आपका प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अगला वाला है, देखिए बड़ा शानदार मेम है ना, कई बार देखा होगा आपने, ऐसे देखा है कि नहीं। तो ये द्विविस्थापन, जिसे उभय प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं, उसे क्या होता है, इसमें होती है अदला बदली। इसमें क्या होती है, अदला बदली। द्विविस्थापन अभिक्रिया में दो अलग अलग परमाणु या परमाणुओं के समूह आपस में आदान प्रदान होता है। परमाणुओं का क्या होता है, आपस में आदान प्रदान होता है, तो उससे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एकदम सिंपल परिभाषा है। उदाहरण देखिए, जैसे ये हमारा बेरियम क्लोराइड है BaCl2, और ये मेरा सोडियम सल्फेट है Na2SO4। इन दोनों को मैं आपस में मिलाऊंगा तो क्या होगा, Ba और यहाँ से SO4, Ba और यहाँ से SO4 ये आपस में मिल जाएंगे और क्या बना देंगे, BaSO4 बना देंगे। और ये जो क्लोरीन है और ये जो सोडियम है ये आपस में मिल जाएंगे, अदला बदली हो रही है, और ये क्या बना देंगे, सोडियम क्लोराइड बना देंगे। तो ये क्या है मेरे दोस्त, ये है एक द्विविस्थापन अभिक्रिया का मस्त उदाहरण। बेरियम सल्फेट ये एक अवक्षेप होता है जिसका जो रंग होता है वो सफेद कलर का होता है, ठीक है। तो इस उदाहरण को, इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया में भी इस्तेमाल कर पाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसे हम क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया में होने के बाद जब अवक्षेप नीचे बच जाता है उसे हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं, सिंपल भाषा में। आइए क्या लिखा है मैंने, जब दो विलयनों को मिलाया जाता है, हमने दो विलयन लिए और मिला दिया, ठीक है, उनकी अभिक्रिया से श्वेत रंग के एक पदार्थ का निर्माण होता है। अभिक्रिया करते हैं तो एक सफेद रंग के पदार्थ का निर्माण होता है, जो जल में अविलय, जो जल में घुलता नहीं है, पानी में नहीं घुलता। इस अविलय पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं। अवक्षेप एक तरीके की गंदगी है, कह सकते हो। ये अविलय पदार्थ का अवक्षेप होता है जो घुल नहीं रहा। जिस अभिक्रिया में
अवशेप का निर्माण होता है। जो भी अभिक्रिया, जिस भी अभिक्रिया में अवशेप का निर्माण होगा उसे हम अवशेपण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? अवशेपण अभिक्रिया कहते हैं। यह अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया का ही एक उदाहरण है। मैंने बोला था सेम उदाहरण आ गया, BsCl2 Na2SO4 BsO4 और NaCl। ये जो BS, ये क्या है हमारा? ये हमारा सफेद कलर का अवशेप है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी, एग्जाम में आता है। अब हम बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार ऊर्जा के आधार पर। एक तो होता है ऊष्माशोषी और एक ऊष्माक्षेपी। बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आता है, हर साल आता है, हर साल आता है, बार बार आता है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया, नाम से पता लग जा रहा है, ऊष्माशोषी मेरे को चाहिए। ठीक है, तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसे संपन्न होने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता है उसे हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं में अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा अवशोषित होती है। जैसे प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया, अगर पेड़ अपना खाना बनाना चाहती है तो पेड़ को क्या चाहिए? सूरज की रोशनी चाहिए। अगर सूरज की रोशनी नहीं है तो पेड़ भूखा मर जाएगा भाई। ठीक है, तो पेड़ को खाना बनाने के लिए क्या चाहिए? सूरज की रोशनी चाहिए। प्रकाश संश्लेषण का उदाहरण, ये अपना N2, ये हो गया O2 और ये हो गया ऊष्मा, तो क्या बनाता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, ये हो गया एक दूसरा वाला उदाहरण, और एक हो गया प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। ये चित्र में आप देख पा रहे हैं। ठीक है, दो उदाहरण मैंने आपको दे दिए, दोनों लिख देना, आसान है। नेक्स्ट आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी में क्या होता है? ऊष्मा निकलती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं में अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा निकलती है, निर्मुक्त होती है। श्वसन, पहला उदाहरण क्या? श्वसन। जब आप सांस लेते हो, ठंडी हवा ले रहे हो, अब सांस छोड़ो, ऐसे फील करो, गर्माहट निकलती है कि नहीं? तो ये श्वसन जो है वो एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। उसके बाद कोयले को जला रहे हैं हम, जैसे ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन है, जलाया, कार्बन डाइऑक्साइड निकाला, थोड़ी सी ऊष्मा निकली ऊष्मा, तो ऊष्मा निकलती है। जब हम कोयला जला रहे हैं, लकड़ी जला रहे हैं, जल तो रहा है, उसके साथ साथ गर्माहट भी निकलती है, ऊष्मा निकलती है। तो ये उदाहरण है ऊष्माक्षेपी का। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है, ये ध्यान रखिएगा। अगर किसी आपको रिएक्शन दे रखा है, अगर प्लस ऊष्मा है तो वो ऊष्माक्षेपी है, अगर माइनस ऊष्मा लिखा हुआ है तो ऊष्माशोषी है। किसी में अगर प्लस लिखा हुआ है ना, प्लस ऊष्मा, तो ऊष्माक्षेपी है, और किसी में अगर माइनस लिखा हुआ है तो ऊष्माशोषी है वो। हम बात करेंगे अपौपचय अभिक्रिया के बारे में, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया करके भी एग्जाम में आ जाता है। तो अपौपचय अभिक्रिया क्या होती है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती है, उसे हम अपौपचय अभिक्रिया कहते हैं। तो उससे पहले हम जान लेते हैं भैया उपचयन क्या होता है। जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का संयोग, ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन का वियोग, हाइड्रोजन घटता है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि हो और ऑक्सीजन की वृद्धि हो और हाइड्रोजन की कमी हो, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की कमी हो, उसे हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। इसका दूसरा परिभाषा भी है, पदार्थों द्वारा एक या अधिक इलेक्ट्रॉन को त्याग करना। अगर कोई इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है तो वहां क्या हो रहा है? वहां उपचयन हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों के आधार पर। दोनों परिभाषाएं मैंने लिख दी। यहां देखिए, ये कॉपर ऑक्साइड है, ये H2 है, H2 के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, तो ऑक्सीजन क्या हो रहा है? जुड़ रहा है, तो H2 का क्या हो रहा है? उपचयन हो रहा है। हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? यहाँ पर उपचयन हो रहा है। अब आ जाओ अपचयन, उल्टा, पूरा परिभाषा इसका उलट कर दो। जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की कमी हो और हाइड्रोजन की वृद्धि हो, उसे हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। और दूसरा परिभाषा क्या है? पदार्थों द्वारा एक या अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया को अपचयन कहते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो वहां अपचयन हो रहा है, त्याग कर रहा है तो वहां उपचयन हो रहा है। जैसे देखिए, यहाँ पर ZnO है और यहाँ Zn के साथ ऑक्सीजन है
और यहाँ से Zn हो गया, तो ZnO का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो अगर ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो वहाँ क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। ठीक है, अब आ जाओ रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया किधर है, हाँ ये है अपउपचय अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। वे अभिक्रियाएं जिनमें उपचयन तथा अपचयन प्रक्रियाएं एक साथ होती हैं अपउपचय अभिक्रिया कहलाती है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों एक साथ साथ हो रही हैं उसे हम अपउपचय अभिक्रिया कहते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर ये आप समझ पाओगे, इसे मत लिखो, इसे लिखो, इसे लिखो। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ हो रहा है अपचयन, यहाँ हो रहा है अपचयन, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, और यहाँ क्या हो रहा है, उपचयन, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। एक साथ हो रहा है, अपचयन भी हो रहा है, उपचयन भी हो रहा है। तो ये अभिक्रिया क्या है बच्चों, रेडॉक्स अभिक्रिया, अपउपचय अभिक्रिया है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले टॉपिक में आ जाते हैं, बहुत आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट, और एग्जाम में हर साल आता है टिप्पणी लिखने के लिए। संचारण और विकृत गंधिता पर टिप्पणी लिखने के लिए हर साल एग्जाम में प्रश्न आ जाता है। तो संचारण क्या होता है, संचारण को अंग्रेजी में कोरोजन कहते हैं। देखो आप, आज बरसात का टाइम चल रहा है, बरसात हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर कोई धातु का पदार्थ है आप उसे नमी वाले स्थान में रख दो जहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं है, हवा नहीं है, और रख के छोड़ दो ऐसे, ठीक है, नमी वाली जगह पर जहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं रहता हो, ठीक है, तो कुछ टाइम बाद देखो कि उसमें भूरी भूरी रंग की परत चढ़ रही है, थोड़े टाइम पर वो भूरा रंग का परत हावी हो जाएगा उस पर और उसको क्षय कर देगा, लोहे का होगा जिसका भी होगा उसको क्षति पहुंचाएगा, धीरे धीरे उसकी जो स्टेबिलिटी है, उसका जो कठोरपन है, धीरे धीरे समाप्त कर देगा, उसकी जो चमक है उसको बर्बाद कर देगा। जब कोई धातु आर्द्रता मतलब नमी हो, वायु, पानी, अम्ल आदि के संपर्क में आ जाता है तब धातु संक्षारित हो जाती है। उदाहरण क्या है, लोहे पर जंग लगना, चांदी की काली परत चढ़ जाना, तांबे पर हरी परत चढ़ जाना, ये सब क्या है, ये संचारण के ही उदाहरण है। ठीक है, संचारण को हम कैसे बुझा सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा जो ट्रैक्टर ट्रॉली होती है, ट्रॉली देखिए ना आपने, ट्रॉली तो आप घर के अंदर नहीं रख सकते ना, ट्रॉली तो आपको बाहर ही रखनी पड़ेगी। या हमारे घर के जो गेट्स होते हैं जो लोहे के बने होते हैं उन पे हम क्या करते हैं, पेंट करते हैं, उन पे हम क्या करते हैं, पेंट करते हैं। पेंट करने से क्या होता है बच्चों, पेंट करने से उस पर एक परत चढ़ जाती है, लोहे के ऊपर एक परत चढ़ जाती है, एक लेयर चढ़ जाती है, सुरक्षा कवच। तो वो जो हमारी धातु वो डायरेक्ट नमी के साथ, पानी के साथ कांटेक्ट में नहीं आता है, तो संक्षारित होने से हम बचा पाते हैं। इसीलिए समय समय पर हर साल 2 साल में हम ट्रैक्टर ट्रॉली जो भी बाहर खड़ी रहती है उस पर पेंट करते हैं। हम अपने जो भी हमारे गेट्स बने हैं या जो रेलिंग बनी है लोहे की उस पर हम पेंट करते हैं टाइम टाइम पर। अगर नहीं करते तो भूरा भूरा हो जाता है, टूट जाता है, भंगूर हो जाता है, ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है, तो संचारण को हम पेंट करके बचा सकते हैं। लोहे की वस्तु पर पेंट इसलिए किया जाता है ताकि उसे आर्द्रता, वायु के संपर्क में आने से रोका जा सके, ताकि उसे हम जंग लगने से बचा सके। अब हम बात करेंगे विकृत गंधिता, रेंसिडिटी क्या होती है। तो देखो बच्चों, आपने देखा होगा जो खाना तेल में पकाया जाता है, ऑयल में पकाया जाता है, वो खाना क्या होता है, अगर तुम आज खा रहे हो, जैसे कुरकुरे हो गए, चिप्स हो गए जो हम घर पे बनाते हैं, या कोई भी खाना जो आप ऑयल में फ्राइड कर रहे हो, ऑयल पे बना रहे हो, उसको अगर आपने आज खा लिया तो ठीक है, लेकिन 2-3 दिन रख दो तो फिर क्या होगा, उसका जो कुरकुरापन है वो कम हो जाएगा, उसमें से बांस आएगी, बदबू आएगी, खाओगे तो खट्टा खट्टा फील होगा, और कुछ दिन बाद उस पर फफूंदी वगैरह भी पड़ जाएंगी। तो क्या होता है, वसा युक्त, जिसमें फैट, वसा मतलब फैट, वसा युक्त और तेलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाती है, ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाती है, जिससे उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। उसे हम क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा जो मार्केट में आपके कई सारे आपको आइटम बिकते हैं, लेज है, कुरकुरा है, ओएस है, दुनियादारी के अटरम सटरम है, ये जितने भी फूड आइटम है ये आपको नुकसान पहुंचते हैं, क्योंकि इनमें ट्रांस फैट भर भर के होता है जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। जो बच्चे होते हैं उनको तो नहीं पता है, लेकिन जो बड़े होते हैं उनको पता होना चाहिए। ठीक है, ये हमारे लिए बहुत हानिकारक है। हम बच्चों को तो स्वाद के लिए दे देते हैं, ठीक है, तो और उनके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है, उनमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती है, ट्रांस फैट होता है जो सीधा हमारे हार्ट में जाके असर करता है, तो ये चीज़ हमें बच्चों को नहीं देनी चाहिए। ठीक,
आप देखते होंगे कि जब हम कुरकुरा, चिप्स या लेस कुछ भी खरीदने जाते हैं तो हमें पूरा भरा हुआ मिलता है। आप बोलते हैं सर इसमें तो हवा भरा है। वो हवा जो होती है वो ऑक्सीजन नहीं होती है, वो हवा होती है नाइट्रोजन। उसके अंदर नाइट्रोजन भरा जाता है। ऑक्सीजन में उपस्थित होता है, नाइट्रोजन में उपस्थित नहीं होता है। क्योंकि खाद्य सामग्री जब ऑक्सीजन के संपर्क में आएगी तो जाके उसका कुरकुरापन और टेस्ट खराब होता है। अगर ऑक्सीजन के संपर्क में ही हम आना बंद कर दे तो वो खराब ही नहीं होगी। यही तो होता है। वो जो चिप्स कुरकुरा है वो पता नहीं सालों साल से बना पड़ा है और उसको हम खाते हैं। उसके अंदर क्या भरा होता है? नाइट्रोजन भरा होता है ताकि उसको उपचित होने से हम बचा पाएँ। और उसके अंदर प्रिजर्वेटिव भी डाले जाते हैं ताकि उसका जो टेस्ट है वो हमेशा बना रहे। और ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है, तो इनसे बच के रहना है हमें। ठीक है, तो ये होती है आपकी विकृत गंधिता। आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा आपको। अब हम बात करते हैं मंद अभिक्रिया, तीव्र अभिक्रिया। मंद मतलब जो अभिक्रिया बहुत धीरे धीरे हो रही है, ऐसी अभिक्रिया को मंद अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के तौर पर ये H2 + I2 2HI बहुत धीरे धीरे होती है। तीव्र अभिक्रिया बहुत जल्दी होती है, फास्ट, एकदम आग बंद करने से पहले खत्म होगी, इतनी तेज होगी। ठीक है, वे रासायनिक अभिक्रिया जो शीघ्रता संपन्न होती हैं या अभिकारकों के मिलाने पर तुरंत पूर्ण हो जाती है, तीव्र अभिक्रिया कहलाती है। जैसे AgNO3 NaCl मिलाया, AgCl बना, NONO3 बना, NaNO3 बना। तो ये एक तीव्र अभिक्रिया है, शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती है। ठीक है, तो इस छोटे से वीडियो में मैंने आपको पूरा चैप्टर मक्खन की तरह समझा दिया होगा, सरल। इससे आसान परिभाषा के साथ, इससे आसान एक्सप्लेनेशन के साथ आपको पूरे यूट्यूब पे वीडियो ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। तो यूट्यूब की ये बेस्ट वीडियो है, प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, वीडियो को पूरा देखें, खुद के नोट्स ज़रूर बनाएं, खुद पे विश्वास रखें। और मैं अब कह सकता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपसे कोई सा भी प्रश्न पूछा जाए आप आराम से बता पाओगे, है कि नहीं। ऐसे ही हमने गणित, विज्ञान, हर एक विषय पूरी पढ़ा रखी है, चैनल पर जाके आप देख सकते हैं। प्लीज़ चैनल बनाए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ये जो लाल कलर का है उसे आप काला बना दीजिए और नोटिफिकेशन बेल पे ज़रूर प्रेस करें। अपने 5 दोस्तों, जिगरी जो दोस्त हैं उनके साथ शेयर करें इस वीडियो को। अपने स्कूल, कॉलेज, जो भी ग्रुप आपने बना रखे हैं, दोस्तों का जो भी ग्रुप है, भाई बंधु का, उस पर भी शेयर करें। ठीक है, अपना ख्याल रखें। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। जय हिंद।